अगर हमारे बच्चे कुछ करना चाहते हैं, हमारे बच्चे कुछ बढ़ना चाहते हैं, वे एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें करने देना चाहिए। वे जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ाना चाहिए। हमें उनके पैर पीछे को नहीं खींचने चाहिए, हमें उनकी टांग नहीं खींचनी चाहिए ताकि वे कुछ ना कर सके और अपने ही घर में कैद होकर रह जाएं। कुछ ऐसा ही हुआ है आज की घटना में, जहाँ पर एक परिवार वाले जो जो होते हैं, यानी कि पूरा गांव जो होता है वो एक ऐसा होता है कि ऐसे विचारों का होता है जो ना ही तो बेटियों को पढ़ाना चाहता था, ना ही बेटियों को आगे बढ़ना देखना चाहता था। बल्कि वो गांव ऐसा होता है जहाँ पर नाबालिग लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और जब बालिग हो जाती थी तब उन्हें उनके ससुराल भेज दिया जाता था और उन्हें पढ़ाई से भी रोक दिया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि तुम पढ़कर क्या करोगे, तुम्हें चूल्हा चौका ही करना है, इसलिए तुम पढ़ो मत, अपने पति के साथ जाओ, अपने पति के साथ जाने के बाद वहाँ पर जाकर काम करो। अब आज की घटना में जब कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर एक लड़की जो होती है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। वो कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन घर वाले जो होते हैं उसकी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद उसका पति जो होता है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा होता है जहाँ पर वो उस लड़की के साथ कि वो अपने ही खुद के पैरों पर खड़ी होती है। खड़ी होने के बाद जब वो डीएसपी बन जाती है तो डीएसपी बनने के बाद उसका तलाकशुदा जो पति होता है वो महाकुंभ में भीख मांग रहा होता है। आखिरकार ये सब कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम संगीता होता है। संगीता की उम्र जो होती है वो 12 साल होती है। वो अपने परिवार में एक लड़की अकेली होती है और उसके गाँव वाले जो होते हैं वे सभी ऐसे होते हैं, यानी कि अभी आगे आपको पता चलेगा। ये लड़की जो होती है संगीता 12 साल की, इसकी 12 साल की ही उम्र में शादी कर दी जाती है। जब 12 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है, ना ही इसकी पसंद होती है और ना ही शादी करना चाहती थी, लेकिन इसके परिवार वाले जो होते हैं फिर भी ज़बरदस्ती इसकी शादी करवा देते हैं। जब शादी करवा देते हैं उसे अपने घर रख लेते हैं। घर रखने के बाद उससे कहते हैं कि 18 साल बाद ही तुम अपने पति के साथ जा पाओगी। अब ऐसे दिन गुजरते रहते हैं। जब दिन गुजरते रहते हैं तो ये लड़की जो होती है पढ़ाई करना चाहती थी, ये पढ़ने भी जाया करती थी, लेकिन इसके परिवार वाले जो होते थे इसके पैर हमेशा पीछे खींचते थे और कहते थे कि तुम पढ़ के करोगी क्या। लेकिन ये अपना हौसला नहीं छोड़ दिया, ये पढ़ती रहती है और अपनी पढ़ाई करती रहती है। ये जब तक अपनी पढ़ाई करती रहती है, जब तक ये अपने वहाँ पर रहती है, घर पर रहती है। अब वहाँ पे जो सारे गांव वाले होते हैं वे ऐसे ही होते हैं, यानी कि अपनी बालक की शादी जो करते थे नाबालिग उम्र में करते थे। अब संगीता जो होती 17 साल की हो चुकी थी, यानी कि उसके पास सिर्फ 1 साल बचा था उसके ससुराल जाने के लिए। संगीता की जिसके साथ शादी हुई थी उसका नाम रमेश होता है। रमेश जो होता है वो एक स्कूल में चपरासी की नौकरी किया करता था, विद्यालय में। अब जब भी वो अपने यानी कि जिसके साथ उसकी शादी हुई थी रमेश के साथ, उससे 1 साल पहले मिलती है। मिलने के बाद उससे कहती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे, क्या तुम मुझे आगे पढ़ाओगे। तो ये रमेश जो होता है वो कहता है कि ज़रूर मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें आगे, और मैं अपनी बीवी को आगे बढ़ना देखना चाहता हूँ। मैं एक चपरासी बनकर रह गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छा मुकाम हासिल करवाऊँगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा ज़रूर। जब रमेश उससे ये बात कहता है तो कहीं ना कहीं संगीता जो होती है उसे एक चिंगारी सी दिखती है, उसे एक आस सी दिखती है कि वो आगे जाकर पढ़ेगी और आगे जाकर कुछ बनेगी और अपने माँ बाप को करके दिखाएगी और उस पूरे गांव को करके दिखाएगी जिस पूरे गांव ने आज तक अपनी बेटियों को नहीं पढ़ने दिया है। अब जैसे ही समय बीतता चला जाता है, वहाँ पर तो स्कूल की पढ़ाई वो कर ही रही थी। अब धीरे धीरे उसे 18 साल हो जाते हैं। जब 18 साल हो जाने के बाद उसे अपने ससुराल आने पड़ता है, रमेश के घर आने पड़ता है। रमेश जो होता है उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती है, उसके चपरासी की नौकरी किया करता था। उसके घर में माँ बाप रहते हैं और रमेश रहता है। रमेश जब उसे लेकर अपने घर आता है, यानी कि घर उसे जब लाया जाता है, एक बार फिर से उसके साथ धूमधाम शादी की जाती है। वो शादी नाबालिग की इसलिए करते थे ताकि वो किसी और के साथ शादी ना कर सके। अब उसकी तो पसंद थी नहीं, लेकिन नापसंद उसके ऊपर थोपी जाती है, जिसे निभाने के लिए संगीता जो होती है वो निभाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ऐसे ही रमेश जो होता है जब धूमधाम से ब्याह कर उसे अपने घर लेकर आता है। घर लेकर आने के बाद वे सही से रह रहे थे, कुछ दिन बीत जाते हैं। संगीता जो होती है अपने घर का सारा काम क्या करती थी, अपने माता पिता की सेवा किया करती थी, अपने पति की सेवा किया करती थी, क्योंकि उसका पति जो होता था वो खेतों में भी काम किया करता था। अब ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं। जब दिन गुजरते चले जाते हैं तभी वो अपने पति रमेश से कहती है कि मैं पढ़ने चाहती हूँ, आगे मेरा एडमिशन करवा दो। उसका पति जो होता है जब उसकी बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो, और हमारे पास पैसों की कमी ही क्या है, हमारे पास खेत है, मैं नौकरी करता हूँ, और तुम्हें फिर भी पढ़कर नौकरी करनी है। तुम नौकरी के काबिल नहीं हो, तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए।
तुम्हें मेरे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, मेरे घर का काम करना चाहिए और मेरी सेवा करनी चाहिए। सिर्फ तुम्हारा यही काम है और कुछ काम नहीं है तुम्हारा। जब ये सारी बातें संगीता सुनती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसके जो सपने होते हैं वे कहीं ना कहीं टूट जाते हैं कांच की तरह। वो सोच रही थी, जिसने 1 साल पहले मुझसे कहा था कि मैं पढ़ा दूंगा और मैं तुम्हें बड़ा अधिकारी भी बना दूंगा, लेकिन अब वो आज मुझसे कह रहा है कि तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें मेरे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें घर का काम करना चाहिए और तुम इसी के काबिल हो। जब उसका सपना एकदम से टूटता है तो वो उसे सहन नहीं कर पाती। कुछ दिन तक उसे बहुत दर्द होता है। वो अकेले में बैठकर रोया भी करती थी। अब ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। जब दिन गुजरते चले जाते हैं तो उनके बीच अब ज़्यादा बनती नहीं थी, यानी कि उनके जो संबंध होते हैं वे खराब हो जाते हैं। क्योंकि जो संगीता होती है वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे थे, तुमने मेरे साथ धोखा किया है और मैं बड़ी अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया है। इधर रमेश जो होता था वो आए दिन उसके साथ लड़ा करता था, उससे मारपीट किया करता था। जब उसके साथ मारपीट भी करने लगा था वो उसके साथ दिन में खेतों पर काम करके आता और रात को उस पर गुस्सा उतारता। तो संगीता जो होती है बहुत परेशान हो जाती है उस जीवन से। वो सोचने लगती है कि मैं क्या करना चाहती थी और मैं क्या बनकर रह गई। मैं कुछ बनना चाहती थी और मैं इस घर से निकलना चाहती थी, मैं इस दुनिया से निकलना चाहती थी और दुनिया को दिखाना चाहती थी कि जब बेटियां करने पर आती हैं तो वे कुछ भी कर कर दिखा देती हैं। अब ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। जब संगीता जो होती है बहुत परेशान हो जाती है। जब परेशान हो जाती है, परेशान हो जाने के बाद तभी वो निर्णय ले लेती है कि वो इस घर में अब नहीं रहेगी। अब वो सोचने लगती है कि वो अगर इस घर में नहीं रहेगी तो उसके मायके वाले जो हैं, इसके घर वाले जो हैं, वे उसे नहीं अपनाएंगे। तभी संगीता जो होती है एक चिट्ठी लिखती है। चिट्ठी में लिखती है कि रमेश, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मुझे बड़ी अधिकारी बनाओगे, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मुझे पढ़ाओगे, तुमने मुझे झूठे सपने दिखाए और उन सपनों को फिर तोड़ दिया। मैंने तुम पर विश्वास किया था, मैंने तुम पर एक दोस्त देखा था तुम्हें कि मुझे एक दोस्त मिल गया है पति के रूप में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम पति के रूप में मेरे लिए ऐसे भी घातक हो सकते हो। तुमने मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया है। अगर मैं तुम्हारे साथ और रहूँगी तो मैं अपने सपनों पर पानी फेरती रहूँगी, मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। और जैसा कि तुमने कहा कि तुम घर के काम के काबिल हो और तुम अपने मेरे माँ बाप की सेवा करो, उसके ही काबिल हो। हाँ, मैं हूँ घर के काम के काबिल भी और अपने तुम्हारे माँ बाप की सेवा करने के काबिल भी, लेकिन मैं एक अधिकारी बनने के काबिल भी हूँ। तुम ये चीज़ भूल गए थे। अब वो सारी बातें लेटर में लिख कर जाती है और कहती है कि अगर तुम मेरा इंतज़ार कर सको तो करना, लेकिन तुमने इंतज़ार करने लायक मुझे छोड़ा नहीं है। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तुमने मुझे मारा भी है, पीटा भी है, लेकिन मैं फिर भी अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती हूँ। अब ये सारी बातें लिखकर संगीता जो होती है वो दिल्ली की ओर निकल जाती है। वो दिल्ली की ओर रवाना हो जाती है। जब दिल्ली की ओर रवाना हो जाती है उसका पति जो होता है उसे हर जगह ढूंढता है। वो सोचने लगता है कि वो कहाँ गई। अब इधर संगीता जो होती है दिल्ली आ तो जाती है। आने के बाद ये सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ना ही तो मेरे पास पैसे हैं इतने कि मैं कुछ कर सकूं, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। तभी वो घर घर जाती है, घर घर काम मांगती है। काम मांगने के बाद वो 4-5 घरों में काम ले लेती है। काम लेने के बाद वो वहाँ पर काम किया करती है और अपना एडमिशन करवा लेती है। यानी कि बीए जो करती है, यूपीएससी की तैयारी करने से पहले से ग्रेजुएशन जरूरी होना पड़ता है, तो वो बीए करती है, प्राइवेट करती है। बीए जब प्राइवेट करती है, इधर वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रही होती है, इधर वो अच्छे से इंस्टीट्यूट में कोचिंग भी ले रही होती है। तभी दिन गुजरते रहते हैं। जब दिन गुजरते रहते हैं, साल गुजरते हैं, तभी वो यूपीएससी का पेपर देती है। यूपीएससी का पेपर देने के बाद जब वो अटैम्प्ट देती है अपना, तो उसका नंबर नहीं आता है। उसके जो सपने हो जाते हैं वे कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। वो सोचने लगती है कि मैं अब घर वालों को क्या मुँह दिखाऊंगी, मैं जिसके लिए यहाँ पर आई थी बड़ा अधिकारी बनने के लिए, मेरे से मेरा पेपर क्लियर नहीं हो पाया है और मैं फेल हो गई हूँ। और अगर मैं ऐसे ही घर जाऊंगी, फिर अपने ससुराल जाऊंगी, मायके जाऊंगी, तो मेरा सब मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि तुम बन गई लाट साहब, तुमने तो कहा था कि तुम एक बड़े अधिकारी बनकर आओगी। क्योंकि वो ठान कर आई थी अब की बार कि वो बड़ा अधिकारी बनेगी जब भी वो अपने घर जाएगी, जब भी अपने ससुराल जाएगी। जब वो इस चीज़ को देख रही होती है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, तभी उसके दोहरे से एक लड़की जो होती है गुजर रही होती है। तो वो लड़की जो होती है उसके पास बैठती है और कहती है कि बहन क्या हुआ, क्या बात हुई, तुम रो क्यों रही हो। तभी वो कहती है कि मेरा यूपीएससी का पेपर जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है, मैं घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं घर वालों को क्या बताऊंगी, मैं फेल हो गई हूँ। जब उसको नंबर पूछती है तो उसके नंबर जो होते हैं, रैंक जो होती है, यानी कि रैंक जो आने वाली नंबरों की होती है, तो उसमें नंबर कम होते हैं। उसके नंबर जो होते हैं जब पूछती है तो बस कुछ ही नंबर कम होते हैं। तभी उसके पास जो बैठी हुई लड़की होती है वो कहती है कि बहन
मैंने आज से पहले 4 बार अटैम्प्ट दे लिया यूपीएससी का, लेकिन मैं इतने नंबर नहीं ला पाई जितने तुम पहली बार मिला चुकी हो, और तुम बैठकर रो रही हो। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें अगली बार फिर से अटैम्प्ट देना चाहिए, तुम अगली बार ज़रूर हो जाओगी। उसे मोटिवेशन करती है, जब उसे अच्छी अच्छी बातें बताती है, उसका सहारा बनती है। उसे सहारा बनने के साथ वो कहती है कि तुम कर पाओगी, देख लेना अगली बार, तुम टेंशन ना लो। कहीं ना कहीं फिर से उसमें उम्मीद जागती है। जब उम्मीद जागती है तभी वो फिर से जीत तोड़कर मेहनत कर लेती है। मेहनत करने के बाद वो फिर से 1 साल बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम देती है। जब यूपीएससी का एग्ज़ाम देती है तो इस बार जो होती है वो अधिकारी बन जाती है, यानी कि उसकी रैंक जो होती है अच्छी आती है। उसकी रैंक जो आती है डीएसपी की आती है। जब वो डीएसपी बन जाती है, डीएसपी बनने के बाद सबसे पहला ख्याल आता है कि उसे गांव जाकर ये दिखाना है कि लड़कियां जो हैं कुछ कर सकती हैं। लड़कियां जो होती हैं किसी पर बोझ नहीं होती। वो अपने ससुराल जाती है। जब ससुराल जाती है तो देखती है वहाँ का ताला लगा हुआ होता है। वहाँ का ताला लगा हुआ होता देख तभी वो आस पड़ोस में पूछने लगती है। तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि पता नहीं ये कुछ दिन पहले ही यहाँ से गई हैं, उनकी हालत जो होती है बहुत ख़राब हो चुकी थी, ये यहाँ पर नहीं रहते। तभी ये संगीता जो होती है अपने गांव जाती है। जब गांव जाती है वहाँ पर बड़ी गाड़ी देखते हैं। संगीता को एक गाड़ी मिली थी सरकार की तरफ से, उसे रहने के लिए आवास मिलता है। और तब उसकी गाड़ी देखते हैं कि एक बड़ा अधिकारी आया है। तभी गांव वाले जो होते हैं उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। वो लड़की जो होती है अपने माता पिता के घर के सामने जाकर गाड़ी रोकती है। जब गाड़ी रोकती है उसमें से उतरती है तो गाँव वाले जो होते हैं उसके माँ बाप जो होते हैं बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। उनकी आँखें जो होती है नीचे झुक जाती है जब वे अपनी बेटी को सामने खड़ा हुआ देखते हैं, और वो वर्दी में होती है, यानी कि वो एक डीएसपी बनी हुई होती है। तब इसके माँ बाप जो होते हैं उसके पास आते हैं। पास आने के बाद कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ चली गई थी और तुमने आखिरकार अधिकारी का जो पद था वो हासिल कर ही लिया। तो वो अपने माँ बाप से कहती है कि मम्मी पापा, अगर माँ बाप अच्छे हों, माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाए तो बेटी क्या नहीं कर सकती, बेटी हर कुछ कर सकती है। ऐसे ही गाँव वाले जो होते हैं उसे उसके लिए जो लड़की होती है यानी कि संगीता होती है गाँव वालों के लिए प्रेरणादायक बनती है। वो उन्हें बताती है कि लड़की के पैर पीछे को नहीं खींचने चाहिए, हमें अपनी लड़की को पढ़ाना चाहिए। और जिसके साथ मेरे माता पिता ने शादी की थी उसने कहा था कि मैं सिर्फ चूल्हा चौका करने के काबिल हूँ और किसी के काबिल हो ही नहीं सकती, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं एक बड़ी अधिकारी बनकर दिखाऊंगी। उसने मुझे सपने भी दिखाए थे लेकिन बीच में तोड़ दिए, तो कोई बात नहीं। लेकिन मम्मी पापा मुझे एक बात बताओ, रमेश जो है वो गया तो गया कहाँ पर है। जब उसके माँ बाप ये बात सुनते हैं तो वे कहते हैं कि बेटी तुम्हारे जाने के बाद हमारी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही हमने उनके बारे में पता करने की कोशिश की। अब तभी इधर वो सॉरी जो ये संगीता होती है बहुत परेशान हो जाती है। जब परेशान हो जाती है तो सोच ही रही थी, तभी इधर जब महाकुंभ का जो तैयारियां होती हैं चलने लगती है, यानी कि महाकुंभ लगने वाला था। जब महाकुंभ लगने वाला था तो ये महिला जो होती है संगीता, इसे महाकुंभ में भेजा जाता है, यानी कि वहाँ पर बहुत से पुलिस वालों को भेजा जाता है कि पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ पर बहुत जमकट लग जाता है। जब जमकट लग जाता है तो उसे सही से रखें, वहाँ पर सब चीज़ मेंटेन में रखें। जब बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं उनमें नाम संगीता की भी होता है। संगीता जो होती है एक होनहार पुलिस वाली होती है, इसका एक अच्छा नाम होता है, यानी कि ईमानदार पुलिस वाली होती है। अब जब ये सोचने लगती है कि चलो सही है, पहले मैं महाकुंभ का जो ये संगम है महासंगम, इसे निपटा लेती हूँ, इसकी ड्यूटी निभा लेती हूँ, उसके बाद में अपने पति को ढूंढेंगी। अब ऐसे ही वहाँ पर ये ड्यूटी करने लगती है। जब वहाँ पर ड्यूटी करने लगती है तभी इधर उधर घूम रही थी, यानी कि देख रही थी, तभी ये मंदिर के पास जाती है, यानी कि महासंगम के पास जाती है, जहाँ पर पहले वहाँ भी जाती है। वहाँ पर जाने के बाद जहाँ नहा रहे होते हैं, महासंगम स्नान कर रहे होते हैं व्यक्ति, वहाँ पर जाती है। वहाँ पर जाने के बाद देखती है कि वहाँ पर कुछ व्यक्ति जो हैं बैठे हुए हैं और भीख मांग रहे हैं। तभी उनमें से इसकी नज़र एक व्यक्ति पर जाती है। वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, उसका पति होता है। जब उसके पास जाती है उसकी हालत देखती है, उसकी हालत जो होती है बहुत ही बेकार होती है। वो उसे खड़ा करती है। तभी वहाँ पर खड़ा होने के बाद वो उसके करीब आने की कोशिश करता है। तभी पुलिस वाले और होते हैं जो उसके पास आते हैं और उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन महिला जो होती है संगीता जो होती है वो कहती है कि इसे यहीं पर रहने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। वो कहती है कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बन गई हो, तुम्हारी इतनी हालत कैसे ख़राब हो गई कि तुम भीख मांग रही हो। तब ये महिला ये जो होता है रमेश जो होता है कहता है कि मेरी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ख़राब हो गई है, मैं तुम्हारे जाने के बाद पीना स्टार्ट कर देता हूँ। जब पीना स्टार्ट कर देता हूँ इसी बीच मेरे माँ बाप का देहांत हो जाता है। जब माँ बाप का देहांत हो जाता है इसी बीच मेरा जो नौकरी थी वो भी छूट जाती है। नौकरी छूटने के बाद मेरी ज़मीन है वो भी बिक जाती है, और मेरी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ख़राब हो जाती है। ना ही मैं कुछ करने लायक रहता हूँ, ना ही मैं कुछ कमाने लायक रहता हूँ, और मैं पीता ही रहता था। तभी मुझे तुम्हारा ख्याल भी आता है। मैं तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ सहन नहीं कर पाया। मैं काश तुम्हारी बातें मान लेता और तुम्हें पढ़ा लेता, लेकिन अब क्या फ़ायदा, तुम तो एक बड़ी अधिकारी बन चुकी हो।
लेकिन मैं बहुत पछताया था जब तुम चली गई। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब तुम मुझे नहीं मिली तब कहीं जाकर मैं तुम्हारी टेंशन में पीने लगा, और पीते पीते मेरे साथ इतना सब हो गया। अब मेरे पास ना ही तो कुछ खाने के लिए बचा था, ना ही कुछ पीने के लिए बचा था। तभी मैं इस महाकुंभ के मेले में आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भीख मांगने लगता हूँ। यही मेरी ज़िंदगी हो जाती है। जब ये सारी बातें उसकी सुनती है तो सुनने के बाद संगीता जो होती है वो कहती है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे साथ जो हुआ है ये तुमने अपने आप ही किया है। तुमने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। तुम एक कैसे इंसान थे और कैसे से क्या बन गए, और इतने सालों बाद जब मैं तुम्हें देख रही हूँ तो तुमने अपनी हालत ही ख़राब कर ली है। तुम्हारी जो स्थिति है वो देखो कितनी ख़राब हो गई है। और तुमने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ, लेकिन देखो मैं काबिल हूँ। मैं एक डीएसपी बन चुकी हूँ, जो तुम देख सकते हो मुझे। अभी संगीता जो होती है उसे कहती है कि तुम ये पहले तो स्नान करो। स्नान करने के बाद उसे एक अच्छे से कपड़े देती है। कपड़े देने के बाद उसे अपने साथ लेकर जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे पति थे, ना ही तो मैंने तुम्हें आज तक छोड़ा था और ना ही तुम्हें तलाक दिया था। सिर्फ मैं तुम्हें इसलिए छोड़ कर गई थी क्योंकि तुमने मुझे नहीं समझा था, मेरे जज्बातों को नहीं समझा था, मेरे पैर मेरे माँ बाप की तरह पीछे खींचने की कोशिश की थी। अब मुझसे तुम्हारी कोई बुराई नहीं है, ना ही लड़ाई है। हाँ, तुमने मेरे साथ जो किया, मारपीट की थी, मुझ पर गुस्सा उतारा था, कोई बात नहीं, हो तो तुम मेरे पति ही हो। जब कुंभ का मेला ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक साथ अपनी सरकारी आवास में रहने लगते हैं। यानी कि संगीता जो होते हैं रमेश के साथ रहने लगते हैं, रमेश जो होता है वो संगीता के साथ रहने लगता है, और ये आराम से अपना गृह जीवन बसा लेते हैं, यानी कि आराम से रहने लगते हैं। ना ही तो उनके बीच अब कोई लड़ाई होती है, क्योंकि रमेश जो होता है बहुत शर्मिंदा होता है। वो अपनी शर्मिंदगी जाहिर नहीं कर पा रहा था कि वो कितना शर्मिंदा होता है। वो डीएसपी महिला के यानी कि संगीता के पैरों में भी पड़ जाता है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें वो देखती है तो उसे कहीं ना कहीं उस पर तरस आ जाता है। उसका पति ही होता है। आखिरकार वो कहती है कि तुम मेरे हो तो पति ही ना। दोस्तों, यहाँ पर ये जो पहले तो परिवार वाले जो होते हैं उसे पढ़ने नहीं देते, उसके जो पैर होते हैं पीछे खींचते हैं। अगर उसे पढ़ने देते तो शायद उसके साथ ये सब ना होता। और दूसरी बात, उसे बिना मर्जी से, बिना उसकी नापसंद के उसके साथ शादी करवा देते हैं। वे उससे उसकी शादी करवा देते हैं तो उसका पति जो होता है वो भी उसके साथ वही सब करता है जो उसके घर वाले करते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपके घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।